वेलकम बैक टू माय चैनल दीबी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जनरल साइंस का अगला टॉपिक है जैव विविधता और सतत विकास, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी जो ये करंट से जुड़े हुए जो भी डेटा हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो प्राकृतिक संसाधनों पे, बायोडाइवर्सिटी पे, जैव विविधता पे जो बहुत अधिक काम किया जा रहा है विश्व में, तो इसके कारण ये वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस का एक टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और फर्स्ट ग्रेड में भी बायोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है जिनके पास, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको पूरा करंट के जो डेटाज हैं उनसे जोड़कर पढ़ेंगे। इसके लिए अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुई हैं उनमें ये क्वेश्चंस, इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैव विविधता और सतत विकास, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम पहले तो पढ़ते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है, भारत में बायोडाइवर्सिटी कितनी है। इसके अलावा फिर इसमें कंजर्वेशन यानी बायोडाइवर्सिटी का जो हानि हो रही है, जो खतरा उत्पन्न हुआ है, उसमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं उनको पढ़ते हैं, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। साथ में एक जो संस्था बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पेशली काम करती है, IUCN, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिनके काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी शब्द है वो कहाँ से आया। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेमंड एफ डेसमैन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले 1968 में जैविक विविधता शब्द दिया था। ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी नहीं दिया था उन्होंने, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो शब्द है उसका प्रयोग किया था। इसके बाद वाल्टर जी रोसेन करके एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने 1985 में जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वाल्टर जी रोसेन ने दिया था 1985 में। लेकिन इसका पहली बार जो उपयोग है या फिर प्रयोग बोल सकते हैं, वो सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने यानी ईओ विल्सन ने 1988 में किया था। इसके लिए एडवर्ड विल्सन को ही जैव विविधता का जनक माना जाता है। यानी फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? एडवर्ड विल्सन को बोला जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था सबसे पहले, तो वाल्टर जी रोसेन ने दिया था। और अगर जैव विविधता शब्द का किसने प्रयोग किया या जैव विविधता का जो जनक है किसे माना जाता है, तो एडवर्ड विल्सन को माना जाता है। हालांकि क्वेश्चन से अधिकतर इसी पे से पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी का फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का जनक किसको कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी जो हम पढ़ने वाले हैं है क्या? यानी किसी भी पारितंत्र, यानी जो हमारा इकोसिस्टम होता है, या फिर हम पूरी पृथ्वी इसको बोल सकते हैं, जो पादप और जंतु है उनकी जो विविधता होती है, यानी जितनी भी जीव जंतु हैं उनकी जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, वही बायोडाइवर्सिटी होती है। तो यानी जितनी भी पृथ्वी पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उन सब की जो जितनी स्पीसीज पाई जाती हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। यानी किसी स्थान विशेष की जैव विविधता को वहाँ के पारितंत्र के स्वास्थ्य मापदंड माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि बायोडाइवर्सिटी, अगर किसी स्थान पर प्रजातियों की संख्या अधिक है, पेड़ पौधों की संख्या अलग अधिक है, उनकी स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज बहुत अधिक ज़्यादा है, तो उसका इकोसिस्टम उतना ही मजबूत होता है, हेल्दी माना जाता है, तो उसको स्वास्थ्य का मापदंड माना जाता है। हमारे जैव मंडल में न केवल जातीय स्पीसीज स्तर पर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर, यानी कोशिकाओं से लेकर वृत्त अणु से लेकर जीवोम बायोम तक बहुत अधिक विविधता मिलती है। यानी एक कोशिकीय जीव से लेकर जो पूरा बायोम है उसमें बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत अधिक जो स्पीसीज है वो पाई जाती हैं। तो जैव विविधता को हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि इस जगह की जैव विविधता या इस देश की जैव विविधता अधिक है और इस देश की या इस स्थान की जैव विविधता कम है। तो जैव विविधता के ज्ञात करने के लिए स्थान विशेष में पाई जाने वाली केवल जो मैमल्स हैं, पक्षी हैं, सरीसृप हैं और जो उभयचारी प्राणी हैं। ध्यान रखना, कौन कौन से जो कॉर्डेट्स में आते हैं, मैमल्स, स्तनी, एविस पक्षी, सरीसृप रेप्टिलिया, उभयचारी प्राणी यानी एम्फीबियंस जो होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं यानी संवहनी पादप।
जिसमें मुख्य रूप से कौन से पादप आते हैं, जो हमारे जैसे आम, अंगूर, पेड़, जो भी पौधे पेड़ पाए जाते हैं, नीम है, शीशम है, ये सारे हैं। दूसरा देवदार के पेड़ हैं, सिट्रस हैं, ये जो पाइनस के पेड़ है, ये सब आते हैं संवहनी पादपों में। तो ध्यान रखना, स्तनी पक्षी, सरीसृप, उभयचर प्राणियों और संवहनी पादपों की प्रजातियों की गणना के आधार पर वहाँ की जैव विविधता को मापा जाता है। तो इसके मापने का मापदंड क्या है, ये सारी प्रजातियां होती हैं। जैव विविधता अनेक कारणों पर निर्भर करती है। बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए कई कारण होते हैं, कई कारक होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारक इसका जिम्मेदार कौन होता है, जलवायु उसके एक प्रमुख कारक है, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है, पूछा जा सकता है। जलवायु एक इंपॉर्टेंट कारक है, यानी पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्र में जैव विविधता इसलिए ही एक समान नहीं है क्योंकि हर जगह की पृथ्वी पर जो जलवायु है वो अलग अलग होती है और इसके कारण जैव विविधता भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे हम ठंडे क्षेत्रों की बात करें, ऊपर की साइड, हिमालय की साइड जाते हैं तो जैव विविधता कम मिलती है क्योंकि वहाँ पर जलवायु बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पर जो है कम सूर्य का प्रकाश होता है और इसकी वजह से वहाँ पर जैव विविधता कम पाई जाती है। दूसरा है जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गर्मी भी तो होती है लेकिन साथ में जो जलवायु है बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इसका कारण है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें जैव विविधता अधिक होती है और ध्रुवों की तरफ जैव विविधता कम होती है। ध्यान रखना, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसमें जैव विविधता अधिक होती है और ध्रुवों की तरफ जैव विविधता कम होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए क्योंकि हमारा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसके लिए हमारी जैव विविधता बहुत अधिक है। जैव विविधता, अब हम बात करेंगे जैव विविधता के स्तर, यानी बायोडाइवर्सिटी को कितने लेवल्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक जैव विविधता होती है, एक जातीय जैव विविधता होती है और पारितंत्र जैव विविधता होती है। यानी एक छोटे से लेवल पे देखें तो एक जीन के आधार पर हम जैव विविधता को बांट सकते हैं। दूसरा लेवल जातीय होती है, जैसे मेंढक की बहुत सारी जातियां हैं, सर्प की बहुत सारी जातियां हैं, कीड़ों की जातियां अधिक हैं, तो ये सब जातियां होती हैं जो कि जैव विविधता को बताती हैं। तीसरा है पारितंत्र, हमारा जैसे रेगिस्तान है, टुंड्रा वन है, वर्षा वन है, ये सब है, एक पूरा एरिया होता है जो जैव विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ पे जितना अधिक, जैसे रेगिस्तान में जो जैव विविधता है कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो वर्षा वन होते हैं जहाँ पे पेड़ों की भी स्पीसीज अधिक होती हैं तो जीव जंतु भी अधिक होते हैं, तो वहाँ पे जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो जैव विविधता के कितने स्तर हैं, मुख्य रूप से 3 स्तर बताए हुए हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हम ये जो पढ़ रहे हैं पूरा एनसीईआरटी 12th की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी में, ये वाले चैप्टर दिए हुए हैं और इसको हम करंट से जोड़कर पढ़ेंगे। तो आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में विभिन्नता होती है। यानी कोई एक स्पीसीज है, जैसे आप चावल की एक स्पीसीज ले लो, ठीक है, चावल है उसमें कई सारी प्रजातियां अलग अलग, जो एक चावल की प्रजाति होती है उसमें जो है अलग अलग तरह की जो किस्म है वो पाई जाती हैं, जैसे बासमती है, कच्चे चावल जो होते हैं, दूसरे पीले चावल होते हैं, काले चावल होते हैं, इस तरह से इसकी बहुत अधिक प्रजातियां होती हैं, ये किस्म होती हैं। तो ये किस्म किसके कारण होती हैं, इनके जो जीन्स होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है, इसके कारण इसकी अलग अलग किस्म पाई जाती हैं। तो एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में जो भिन्नता होती है वो आनुवंशिक स्तर की विविधता होती है। यानी एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में ही विविधता दर्शाती है। यहाँ पर जहाँ पर वो पाई जाती है उसकी विभिन्न वेराइटीज वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जो हिमालय का क्षेत्र है उस हिमालय के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला एक औषधीय पादप पाया जाता है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। कौन सा पादप, राउवोल्फिया वोमिटोरिया है, जिसमें उसके द्वारा उत्पादित होने वाला एक रसायन है रेसरपिन। कौन सा रसायन उत्पन्न करता है, ये रेसरपिन है। उसकी क्षमता और सांद्रता अलग अलग होती है, यानी आनुवंशिक विविधता के आधार पर अलग अलग क्षमता के रेसरपिन उत्पन्न किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अलावा भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान यानी राइस की जातियां और 1,000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जीनों के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा हमारा जो जैव विविधता का स्तर होता है जातीय स्तर, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधों की जो संख्या होती है वो जातीय विविधता कहलाती है। यह विभिन्नता किस स्तर पर होती है, स्पीसीज स्तर, जातीय स्तर पर
पाई जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियाँ, उभयचर जातियों में मुख्य रूप से कौन आता है, मेंढक आता है, की विविधता पूर्वी घाट से अधिक होती है। यानी पश्चिमी घाट जो है हमारा, पश्चिमी घाट में कौन सा एरिया आता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये सब आती हैं। इनमें मेंढक की बहुत अधिक तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट है हमारा, उस पे उसकी प्रजातियां कम देखने को मिलती हैं। तो ये जो विविधता है वो जातीय दर की स्तर की विविधता होती है। तीसरा है हमारा पारिस्थितिकीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। इकोसिस्टम किसको कहते हैं, इकोसिस्टम का मतलब होता है एक एरिया या एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान एक एरिया हो गया, ठंडा प्रदेश है वो एक एरिया हो गया अलग अलग, पश्चिमी घाट ये अलग अलग एरिया हो गया। तो ये सारे जो क्षेत्र होते हैं एक स्पेशल क्षेत्र होते हैं, सुंदरवन हो गए, मैंग्रोव वन, तो इनमें एक स्पेशल अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, वो उनकी इकोसिस्टम कहलाता है। विभिन्न प्रकार के आवासों की जो विविधता होती है वो क्या होती है, पारिस्थितिकी विविधता होती है। यानी यह विविधता पारितंत्र या इकोलॉजिकल लेवल पर पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से जैसे भारत के रेगिस्तान है, वर्षावन है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स इसको बोलते हैं, ज्वार नद या एस्चुरीज होते हैं, एल्पाइन स्वादल मीडोज होते हैं। पारितंत्र की विभिन्नता इसको स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक होती है। यानी भारत में ये विभिन्नता अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि पारितंत्र के आधार पर विविधता यहाँ पे विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, जिनके आधार पर हम जैव विविधता को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जैव विविधता किस तरह से पाई जाती है, फिर हम बात करेंगे कि इंडिया में जो जैव विविधता होती है वो कैसे लेवल पर पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जैव विविधता, पृथ्वी पर जैव विविधता की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है कि मौजूद जीव और वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों में जो व्यापक रूप से विविधता पाई जाती है वो पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती होती है। ये जीवन का आधार है और पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। जैव विविधता किसके लिए है, पृथ्वी पर इकोलॉजिकल सिस्टम जो चलता है हमारा, जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ पौधे अधिक होंगे तो हमें ऑक्सीजन अधिक मिलेगी, खाना अधिक मिलेगा। इससे शाकाहारी जो जीव हैं उनको अपना जो जीवन यापन करने को मिलेगा। इसके अलावा शाकाहारियों पर जीवन रहने वाले जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी शाकाहारियों पर से अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह जो मनुष्य है पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये सारा जो पारिस्थितिक संतुलन बना होता है, गैसों का चक्र बना रहता है, खनिजों का चक्रण होता है, ये सब पारिस्थितिक संतुलन किसके कारण होता है, हमारी विविध जैव विविधता के कारण ही होता है। अगर हमारे किसी एक भी प्रजाति नष्ट हो जाती है तो दूसरी प्रजाति उससे प्रभावित होती है, उसके भी नष्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर जैव विविधता है उसका कैसा वितरण पाया जाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उस पर जो पृथ्वी पर इसका वितरण, IUCN मैंने आपको बताया कि एक संस्था है जो जैव विविधता के लिए सबसे अधिक काम करती है। IUCN जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, का नाम क्या है पूरा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसके बारे में आगे डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो उनके अनुसार कि जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.6 से 1.9 मिलियन से कुछ अधिक है। यानी पृथ्वी पर कितने जंतु और पादप हैं, लगभग 1.6 से लेकर 1.9 मिलियन से भी अधिक जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भी लगभग माने तो लगभग 20 से 30% की खोज की हुई है। अभी बहुत अधिक जातियां हैं, उनकी खोज अभी बाकी है। इन्होंने बताया कि जैव विविधता पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी सब जगह एक जैसी जैव विविधता नहीं पाई जाती है। यानी जैसे भारत है उसमें पेड़ पौधे अगर अधिक पाए जाते हैं तो दक्षिण के अमेजन वन है उनमें पेड़ पौधे उतने ही पाए जाते हैं, ध्रुवों पर पेड़ पौधों की जंतुओं की संख्या उतनी ही है। तो सब जगह जैव विविधता है वो अलग अलग पाई जाती है। इसका उन्होंने बताया कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यानी ट्रॉपिकल्स जो क्षेत्र होते हैं, यानी भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसमें ये वाला क्षेत्र होता है, जो बीच वाला क्षेत्र है इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के जो पास वाला क्षेत्र है ये पूरा ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर गर्मी और सर्दी पाई जाती है।
इसके अलावा ऊपर की ओर जाते हैं तो वो ठंडा क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र को, और जो कॉर्नर वाले क्षेत्र हैं इनको हम ध्रुव क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र होते हैं? ठंडे क्षेत्र। ध्रुव क्षेत्र यानी ठंडे क्षेत्र ही होते हैं। तो ध्रुव क्षेत्रों पर जैव विविधता कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रजातियां कम पाई जाती हैं, जीवन सर्वाइव कम होता है। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य भी अधिक आता है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो भी प्रोडक्शन है, यहाँ पर जो रहने की जो व्यवस्था है वो भी अधिक होती है। इसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा के पास के जो क्षेत्र है उनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जैव विविधता सबसे अधिक कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और भारत भी हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी की सतह का 10% से कम हिस्सा घेरते हैं, यानी केवल यही बीच का हिस्सा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। लेकिन यहाँ पर विश्व की लगभग 90% प्रजातियां निवास करती हैं, यानी इतने से एरिया में कितनी 90% प्रजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा 3/4 भाग पर हमारा महासागर होता है, और इसके अलावा जो ध्रुव क्षेत्र है उसमें जैव विविधता बहुत अधिक कम पाई जाती है। तो ध्यान रखना, कितनी 90% प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता सबसे अधिक होती है। एस्टिमेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी विविधता के जो आंकड़े बार बार IUCN के द्वारा डाले जाते हैं, उनके अनुसार ये करंट आंकड़े हैं। पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन स्थलीय जातियां और 2.2 मिलियन महासागरीय जातियां होने का अनुमान है। कितना अनुमान लगाया गया है? 8.7 मिलियन स्थलीय जातियां, 2.2 मिलियन महासागरीय प्रजातियां होने का अनुमान लगा गया है, जिनमें से अभी भी कई खोजें नहीं की गई हैं। रॉबर्ट में एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने जैविक वैश्विक जातीय विविधता है या वैश्विक जैविक विविधता के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने बताया था कि एक अधिक संतुलित वैज्ञानिक रूप से अगर शुद्ध आकलन में देखें तो वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 70 लाख मिलियन यानी 7 मिलियन तक ये मानते हैं, 70 लाख या 7 मिलियन तक इन्होंने माना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जंतु है लगभग 70% से अधिक जो जंतु हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और इन जंतुओं में भी कितने कीट है सबसे अधिक। समृद्ध जातीय वर्ग समूह है संपूर्ण जातियों की 70% से अधिक, यानी जो अगर हमारे अब इस तरह से माने कि 10 जंतु हैं पूरी पृथ्वी पर, तो उनमें से 7 तो कीट ही पाए जाते हैं, और इसके अलावा 3% में लगभग हमारे सब जो सर्प हैं, मेंढक है, इंसान है, गाय भैंस जानवर है, मछलियां हैं, ये सारे जीव आते हैं। तो कितने 70% से अधिक कीट इसमें पाए जाते हैं। पादपों की बात है तो पादपों में लगभग 22% जो पादप हैं हमारे पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, जिनमें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवृतबीजी, अनावृति जैसे पादपों को मिलाकर इनकी गणना की जाती है। तो ध्यान रखना, 70% जंतु जातियां कितनी है? 70%, और पादप प्रजाति कितनी है? 22%, जिनमें से भी कीड़े लगभग 70% हैं। अब हम बात करें भारत में जैव विविधता की। बायोडाइवर्सिटी इन भारत जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा पूछे जाएंगे तो आपको भारत की डाइवर्सिटी से पूछे जा सकती हैं। भारत जो है हमारी जो विश्व की भूमि क्षेत्र है उसका केवल 2.4% है। कितना क्षेत्र है यहाँ पे? 2.4% भूमि भारत में विश्व की आती है, लेकिन वैश्विक जातीय विविधता 8.1% या 7 से 8% है। यही कारण है कि संसार के 17 महाविविध देशों में भारत भी एक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जैविक विविधता के लिए माने गए इंडिया विश्व में देश हैं, कितने हैं? 17 देश सबसे अधिक जैव विविधता वाले देश माने जाते हैं, जिसमें इंडिया का भी नाम है, क्योंकि यहाँ पे 8.1% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में लगभग 47,000 पादप जातियां, कितनी जातियां? 47,000 पादप जातियां, और इससे 2 गुना से भी अधिक लगभग 96,000 जंतु जातियां पाई जाती हैं। कितनी? ये अनुमान लगाया गया है कि 47,000 पादप जातियां हैं और 96,000 जंतु जातियां पाई जाती हैं। भारत की इस बृहद जैव विविधता का कारण यहाँ पर पाए जाने विभिन्न प्रकार के आश्रय स्थल है, यानी यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियां हैं इनके कारण यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं जैसे पश्चिमी घाट व उत्तरी पूर्वी भारत का उष्ण आर्द्र प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान जहाँ पे डेजर्ट आता है, गुजरात का कच्छ प्रदेश आता है, और हिमालय का अति शीत क्षेत्र आता है। यानी अलग अलग तरह की यहाँ पर जो आवास होते हैं, इसके कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, और इसके कारण यहाँ पर जातीय विविधता अधिक देखने को मिलती है।
भारत के सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन संसार का सबसे विस्तृत मैंग्रोव यानी सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र माना जाता है, जिसे हम दलदली क्षेत्र या डेल्टा भी बोलते हैं, जहां पर अनेक प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां पाई जाती है। और यहाँ की जो जातियां पूर्णतः स्थानिक है। स्थानिक से मतलब है यही जातियां यहीं पर पाई जाती हैं, कहीं दूसरे स्थान पर इनका वितरण नहीं होता है। यानी मैंग्रोव क्षेत्र है यहाँ पे जो भी जातीय विविधता का एक कारण है। इसके अलावा गंगा और सहायक नदियों में गंगा की जो डॉल्फिन पाई जाती है, ये डॉल्फिन यह भी एक विविधता है। जो कि डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी भी घोषित किया गया है। तो डॉल्फिन कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? डॉल्फिन को घोषित किया गया है। पश्चिमी घाट एरिया जैसे मैंने बताया कि जो आपका केरल है, तमिलनाडु है, इसका जो एरिया है ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, सह्याद्री है, इसको बोला जाता है हॉट स्पॉट। भारत का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता का स्थानिक स्तर काफी ऊंचा है। यानी भारत की लगभग 70% जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट पर देखने को मिलती है। जो अभी आगे हम हॉटस्पॉट पढ़ेंगे तब इसमें थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। अब हमने देखा कि भारत की जैव विविधता देखी, पृथ्वी पर जैव विविधता देखी, लेकिन जो जैव विविधता का जो प्रतिरूप है यानी पैटर्न है वो कैसे बनता है, यानी जैव विविधता का रीजन क्या है, किस तरह से जैव विविधता को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न की बात करें तो अक्षांशीय जो प्रवणता होती है, अक्षांश जो होते हैं वो जैव विविधता का एक कारण होता है। बहुत से जंतु में पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है। इसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमता प्रवणता यानी उतार चढ़ाव होता है। यानी अक्षांशों का जो उतार चढ़ाव है, या जो 23.5 डिग्री है, ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, तो अक्षांशों में जो विविधता है उसके आधार पर ही जैव विविधता का प्रतिरूप निर्धारित किया होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता घटती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो भूमध्य रेखा क्षेत्र है, जिसे 23.5 डिग्री, आपने ये तो पहले पढ़ा भी होगा कि मकर रेखा है और 23.5 डिग्री ऊपर इसमें कर्क रेखा आती है। इसके ऊपर जाएंगे 66 डिग्री आएगा, फिर इससे ऊपर जाएंगे 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री पर क्या है, ध्रुव पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जातीय विविधता घटती जाती है, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे लोग जानवर सर्वाइव नहीं कर पाते, जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मानव सर्वाइव नहीं कर पाते, और पेड़ पौधे भी कम होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण ध्रुव प्रदेशों की तुलना में अधिक जातियां पाई जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उनकी जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ की है, तो दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उनकी जैव विविधता पृथ्वी पर सर्वाधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जैव विविधता होती है उसके रीजन क्या हैं। अब हम देखिए कि क्यों जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। इसका एक रीजन है जातीय उद्वन, स्पेशिएशन होता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जाति की जो उत्पत्ति होती है वो अधिक होती है। क्यों होती है कि शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें बार बार हिमनदन की या ग्लेशियर की समस्या होती है, बर्फ है पिघलती है, जमती रहती है, जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें एक जैसा माहौल पाया जाता है, यानी लाखों वर्षों तक एक जैसा वातावरण रहता है। इसके कारण वहाँ पर जातियों को विकास के लिए और विविधता के लिए बहुत अधिक समय मिल जाता है। तो बहुत अधिक समय मिलने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह विविधता अधिक होती है। दूसरा कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का जो पर्यावरण है वो शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न और कम मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे गर्मी, सर्दी, बार बार वर्षा आना, ये क्षेत्र कम होते हैं, ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं। इसके कारण उनमें कम मौसमी परिवर्तन होते हैं और जातियों को विकसित होने के लिए, जातियों को उत्पत्ति होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। तीसरा रीजन है कि इस स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक जो पर्यावरण मैंने बताया आपको एक स्थिर अवस्था में पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अधिक जातियों की विविधता पाई जाती है। चौथा रीजन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे जैसे पेड़ पौधे वगैरह हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए अधिक क्षमता उनकी विकसित हो जाती है। इससे उनमें प्रोडक्टिविटी अधिक होती है
और जो परोक्ष रूप से जैव विविधता को प्रभावित करता है, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ पे अधिक होंगे वहाँ पे जीव जंतु अधिक होंगे, जीव जंतु अधिक होंगे, मानव के जो आवास होगा वो भी अधिक होगा। तो इस तरह से बहुत सारी जातियाँ होती हैं, उनको डेवलप होने के लिए जो है टाइम मिल जाता है या फिर एक कारण उनको मिल जाता है। तो ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होने के कारण क्या है, जाति उद्भवन है, स्पेशियन है, जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जातियों को विविधता के लिए, विकास के लिए अधिक समय मिलता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम मौसमीय परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर स्थिर पर्यावरण पाया जाता है और अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। दूसरा है एक जातीय क्षेत्र संबंध। एक जर्मनी के महान प्राकृतिक भूगोल शास्त्री हुए थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने दक्षिणी अमेरिका के जो जंगल हैं उनमें एक अन्वेषण किया था। उन्होंने बताया था कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। यानी एक किसी भी क्षेत्र में जो जातीय विविधता पाई जाती है, वो जैसे जैसे उस क्षेत्र का एरिया बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ पर जातीय विविधता भी अधिक होती है। और जातीय समृद्धि या जो वर्गक है उनको मुख्य रूप से अनावृति, बीजवीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, लवणीय मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र में संबंध के आधार पर देखा जाता है, जहां पर आयताकार अति परवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो हमें ग्राफ है वो प्राप्त होता है। यानी कैसा ग्राफ प्राप्त होता है कि पहले पहले जातीय बढ़ती है, फिर उसके बाद ये स्थिर हो जाती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अति परवलय हमें वक्र है वो प्राप्त होता है। इसमें उन्होंने एक संबंध भी बताया था। उन्होंने बताया है कि एक सीधी रेखा को दर्शाता है जिसे लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए से व्यक्त किया जाता है। हालांकि ये समीकरण पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा लेवल हाई है बायोलॉजी के क्वेश्चंस का, तो आपसे इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए से इसको व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर ऐसे है जातीय समृद्धि यानी स्पीसीज की अधिकता, ए एरिया क्षेत्र होता है, जेड एक रेखीय ढाल या स्लॉप जिसको बोला जाता है, यानी ये कॉफिशिएंट है, ये समयाचरण गुणांक या रिग्रेशन कॉफिशिएंट को व्यक्त करता है, और सी होता है बाई माइनस इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड जो होते हैं, बीच बीच के क्षेत्र होते हैं, उनको ये व्यक्त करता है। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिकों ने ये भी बताया था कि जेड का मान 0.1 से 0.2 परास के मध्य होता है। अधिकतर जेड का मान कितना होता है जिससे जातीय विविधता को व्यक्त किया जाता है, 0.1 से 0.2 परास, 0.2 परास में होता है, चाहे वहाँ का वर्गीकी समूह या क्षेत्र अलग अलग हो, कुछ भी हो, यानी जैसे ब्रिटेन के पादप हो, कैलिफोर्निया की पक्षी है, न्यूयॉर्क के मॉलस्क हो, कुछ भी हो, जेड का मान अधिकतर इसी क्षेत्र में आता है। लेकिन हमें पूरे एक महाद्वीप की बात करें, संपूर्ण महाद्वीप की बात करें, तो जातीय क्षेत्र संबंध हम विश्लेषण करते हैं तब जेड का मान परास 0.6 से 1.2 के मध्य आता है, यानी थोड़ा सा परास बढ़ जाता है। संपूर्ण महाद्वीप के लिए कितना आएगा, यानी एक देश की बात करें तो जेड का मान 0.1 से 0.2 परास आता है, लेकिन अगर एक महाद्वीप की बात करें तो जेड का मान या परास है वो 0.6 से 1.2 के मध्य आता है। तो इस तरह से जैव विविधता को जातीय क्षेत्र संबंध के आधार पर डिफाइन किया जाता है। ये हमने जैव विविधता के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब है जैव विविधता पर खतरे, यानी जैव विविधता पर अगर बायोडाइवर्सिटी जैसे पेड़ों की कटाई अधिक हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मानव अपनी क्रियाकलापों के कारण अधिकतर पेड़ों को काटता है, जीव जंतुओं को मारता है, तो ये सब जैव विविधता के खतरे हैं जो आगे पृथ्वी को नुकसान देने वाले हैं। तो वर्तमान में इंसानी गतिविधियों के कारण प्रजातियां अभूतपूर्व गति से विलुप्त हो रही है। ध्यान रखना, अभी जो जैव विविधता का खतरा है उसे छठा सामूहिक विलुप्ति काल या सिक्स्थ मॉस एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी डिफाइन हुआ है, तो ये ऐसी लाइन आपसे पूछ सकते हैं। छठा सामूहिक विलुप्ति काल अभी जैव विविधता के जो खतरे हैं उसको बोला जा रहा है। जैव विविधता की अगर क्षति होती है तो इससे क्या हानि होने की संभावना है, पादप उत्पादकता घट जाएगी, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि के प्रति जो रेजिस्टेंस होता है वो कमी आ जाती है, यानी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी। कुछ पारितंत्रिक प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल का उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। यानी इस तरह से जो है जो जैव विविधता है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसको
इंसानी गतिविधियों के कारण अभी जो बोला जा रहा है वो जैव विविधता के खतरे को क्या बोल रहा है, छठा छठा सामूहिक विलुप्ति काल, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इसको बोला जा रहा है। जैव विविधता की क्षति है बायोडाइवर्सिटी के कारण क्या है, जातीय विलोपन की बढ़ती दर जिसका विश्व सामना कर रहा है। मुख्य रूप से इसका कारण क्या होते हैं, मानव क्रियाकलाप है। इसके कारण क्या है, मानव क्रियाकलाप है, जिसमें मुख्य रूप से 4 इसके मुख्य कारण है। आवासीय क्षति तथा विखंडन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसको हम बोल सकते हैं। यानी जो मानव होता है उसमें जैसे अपना प्रसार बढ़ाया है, यानी जंगलों में भी जाके पेड़ों को काट कर वहाँ पे जो भी अपने मकान वगैरह है, अपने प्लांट्स लगाना शुरू किया है, जिसके कारण आवासीय क्षति हो रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं और वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो भी मर रहे हैं। अभी बोलते हैं कि जो शेर है, तेंदुए हैं, वो घरों में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एरिया है वो खत्म हो रहा है, वहाँ पे मानव ने अपना कब्जा कर लिया है। इसके कारण ये जो जीव जंतु है वो विलुप्ति का कारण है। तो जंतु व पौधों के विलुप्ति का ये मुख्य कारण होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाली आवासीय क्षति इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कि एक समय वर्षा वन, जो अमेजन वर्षा वन थे, वहाँ पर पृथ्वी पर लगभग कितने 14% फैले थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं, केवल 6% क्षेत्र में ही रह गए हैं। किसके कारण? आवासीय क्षति और विखंडन के कारण। विशाल अमेजन वर्षा वन, जिन्होंने बताया, अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, विशाल अमेजन वर्षा वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। ये 20% से अधिक जो है प्रोडक्शन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पर संभवतः करोड़ों जातीय स्पीसीज निवास करती हैं, लेकिन इन वनों को सोयाबीन की खेती और जानवरों के चारागाहों के कारण नष्ट किया जा रहा है। और यहाँ पृथ्वी पर अब अमेजन वन कितने, पहले कितने थे? 14%, और अब कितने रह गए हैं? केवल 6% रह गई है। तो एक पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वो नष्ट हो रही है। दूसरा रीजन है प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण। ये जो कारण है, इसके कारण अधिकतर जो जीव जंतु है वो मृत हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रदूषण के कारण आवास में खंडन हुआ है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा पैदा होता है। तीसरा रीजन है पर्यावरण का विनाश, पर्यावास नहीं, पर्यावरण का विनाश। वनों की कटाई और शहरीकरण, यानी वनों की कटाई हो रही है, जंगल साफ हो रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं। जब मानव क्रियाकलाप के द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, तो जिन स्तनधारी और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए, वो माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन में कमी होती है, यानी मरते हुए जाते हैं। जैसे अभी हम देखें कि हमारे जैसे क्रो था, चील थे, बाज थे, पहले बहुत अधिक पाए जाते हैं, लेकिन इनका आवास की क्षति के कारण अब ये नष्ट हो चुके हैं और ये प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसका एक कारण है पर्यावरण का विनाश, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण भी माना सकता है। वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण ये अधिक हो रहा है। दूसरा रीजन है हमारा अतिदोहन, ओवर एक्सप्लोशन। प्राकृतिक संसाधन जो है हमारा अतिशोषण हो रहा है, दोहन हम कर रहे हैं, जिसके कारण भी हमारी जैव विविधता खतरे में है। अत्यधिक शिकार और मछलियों को पकड़ना, यानी जो जीव जंतुओं का अत्यधिक शिकार किया जाता है, जैसे हाथी दांत के लिए हाथी का किया जाता है, शेर की खाल का किया जाता है, इसके कारण जो लोग जीव जंतु हैं वो अधिक मर रहे हैं। इसके अलावा मछलियों को अधिक पकड़ा जाता है, तो इससे हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो खत्म हो रहे हैं और इसके कारण जातियां नष्ट हो रही हैं। मानव के द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में लगभग स्टीलर, समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो चुके हैं। ये उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। स्टीलर, समुद्री गाय और पैसेंजर जो कबूतर थे वो खत्म हो चुके हैं। एक और रीजन है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीवों का आवास नष्ट हो रहे हैं और इसके कारण भी हमारी जो जैव विविधता है वो खत्म हो रही है। तो ये रीजन्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी रीजन्स आपसे पूछे जा सकते हैं जैव विविधता के खतरे के। विदेशी जातियों का आक्रमण, अगर किसी क्षेत्र में विदेशी जातियों का आक्रमण होता है तो भी वहाँ की जैव विविधता खतरे में पड़ती है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज इसको बोला जाता है, यानी आक्रामक विदेशी जातियाँ देसी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती हैं और देसी प्रजातियां वहां नष्ट हो जाती है। यानी जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों को कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। यानी विदेशी जातियों के कारण भी देसी जातियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। जिसका अच्छा उदाहरण है एक नील नदी की मछली थी, नाइल पर्च, जिसको पूर्वी अफ्रीका की जब विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली वहां की जो बेजोड़ सिटडिल
सिचिलियड मछलियाँ थी, उनकी लगभग 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल था विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण स्थानिक जातियों का नष्ट होना। दूसरा उदाहरण है इसका, जैसे गाजर घास, पार्थेनियम, लैंटाना और हाइसिन, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। हाइसिन को क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों को जब यहाँ पे लाया गया, इंडिया में लाया गया, तो वहाँ पे पर्यावरण में होने वाली क्षति हमारी देशज जातियों के लिए खतरा पैदा कर दिया। यानी हमारी जो जातियाँ हैं ये इस तरह से विकसित होती हैं कि जो यहाँ की देशी जातियाँ हैं उनको नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। मत्स्य पालन के उद्देश्य अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस मछली जो है, जब हमारी नदियों में डाली गई तो हमारी नदियों की जो मछली थी अश्कशल्कमीन कैटफिश जातियां हैं वो नष्ट हो गई, क्योंकि ये जातियां हैं हमारी जो मछलियां हैं उनको खा जाती हैं, उनके खाने को खा जाती हैं, इसलिए यहाँ की जो जातियां नष्ट हो जाती है। विदेशी जातियों का आक्रमण भी जैव विविधता को नष्ट करने का इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कारण है सह विलुप्तता को एग्जिटेशन। जैसे दो जातियां हैं, जब एक जाति एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, तो जब एक जाति विलुप्त होती है तो धीरे धीरे दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए रैबिट या हिरण मान लीजिए। जैसे हिरण है वो शाकाहारी जानवर है, लेकिन ये जो मांसाहारी जंतु होते हैं जैसे शेर, चीता, उसके लिए ये जातियां है किसका कारण बनती है? भोजन का कारण बनती है। लेकिन जब हिरण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे तो उनके लिए भी भोजन की उपलब्धि खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे मांसाहारी जातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। जो एक जाति दूसरी जाति पर डिपेंड करती है वो जब नष्ट होती हैं तो भी हमारी जो जैव विविधता है वो खतरे में आती है। यानी सह विलुप्तता भी इसका इंपॉर्टेंट कारण है। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो परपोषी मत्स्य जाति है जब विलुप्त होती है तो उस पर रहने वाली जो परजीवी जातियां हैं, परजीवी मछलियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और सबसे दूसरा उदाहरण है इसका एक जो विकसित परागणकारी पॉलिनेटर है, जो म्यूचुअलिज्म का उदाहरण होता है। जब एक पादप का विलोपन होता है तो उस पर रहने वाला जो दूसरा कीट है वो भी नष्ट हो जाता है। यानी इसमें ये कि एक पादप है जिसपे एक बीटल भृंग है वो रहता है ऑर्चिड पादप पर। जब वो ऑर्चिड पादप जाति नष्ट होती है तो वहाँ का जो बीटल है, भृंग है, वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो वो अंडा है वो तभी देता है तब वो उस फूल ऑर्चिड के फूल पर बैठता है। तो ये है जैव विविधता के खतरे, जिसमें मुख्य रूप से हमने 4 देखा। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन यानी आवासीय क्षति विखंडन, दूसरा इसका रीजन है हमारा सह विलुप्तता भी इसका एक कारण है, विदेशी जातियों का आक्रमण इसका कारण होता है, और एक इसका कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। जैव विविधता का महत्व यानी हमारे लिए जैव विविधता क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, जिससे हमें इसका संरक्षण करें। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं यानी पारिस्थितिकी तंत्र की जो भी सर्विस है वो हमें जैव विविधता से मिलती है। शुद्ध हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, हम परागण करते हैं, मृदा उर्वरता है, पोषक तत्व चक्रण है, ये सब पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं जैव विविधता से ही मिलती हैं। जैसे तीव्र गति से नष्ट हो रहे हैं अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग कितने 20% ऑक्सीजन देते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जिन्हें हमें देखा था ना कि इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। यानी इनका जैसे जैसे नष्ट अधिक होंगे हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी और जो भी एक जीवन का खतरा पैदा करती है। दूसरा एग्जाम्पल है परागण, जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते हैं। तो चमगादड़ जैसे पक्षी होते हैं, कीट परागण होता है मुख्य रूप से, मधुमक्खियाँ है, गुंजमुक्षिका है, पक्षी है, चमगादड़ है, मुख्य रूप से परागण करते हैं, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधे हैं वो फल और बीज देते हैं। जब यही पक्षी परागण पर कार्य नहीं रहेंगे तो हमारे पेड़ पौधे उनमें परागण नहीं होगा और उससे फल और बीज नहीं बनेंगे और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो पारितंत्र की सेवा है वो इसका मुख्य हमारी जो जैव विविधता के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। मानव स्वास्थ्य, आधे से अधिक आधुनिक दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं, यानी हर्बल चीज़ों से हम प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन, वन और जो समुद्र होते हैं वो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं? कार्बन सिंक यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, O2 को छोड़ते हैं, यानी O2 आपको देते हैं, तो ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण जो जलवायु है वो स्थिर बनी रहती है। यानी CO2 और जो O2 है उसमें दोनों में संतुलन बना रहता है। तो जलवायु परिवर्तन है वो भी जैविक विविधता का महत्व जलवायु परिवर्तन में भी होता है।
आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य, यह भोजन, ईंधन और पर्यटन का भी मुख्य आधार होता है। यानी सांस्कृतिक मूल्य कैसे है कि जैसे हम हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको हम बताएंगे, हम वो पर्यटन करेंगे तो देखेंगे कि इस तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पहले भी हुआ करते थे, अभी है, तो उसका एक मूल्य है। इसके अलावा हमें भोजन, ईंधन, इन सब के लिए भी हमारे आर्थिक रूप से भी हम जैव विविधता पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो कि हमारी जैव विविधता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रकृति और से अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ, जब हम किसी गार्डन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो हमको बहुत अधिक हमारे मन को शांति मिलती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें एक सौंदर्यात्मक लाभ, हमारे नेचर से हमें जुड़ने की जो कला है वो जैव विविधता से ही प्राप्त होती है। यानी वनों में घूमते समय, बसंत ऋतु में पूरी खिले हुए फूलों को निहारना, बुलबुल गीतों का आनंद, ये सब किससे मिलेगा हमें, जब हमारी जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। दार्शनिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य, प्रत्येक जाति का अपना एक नैज मूल्य या इंट्रेंसिक मूल्य होता है। यानी एक प्रत्येक स्पीसीज होती है वो अपना एक वैल्यू रखती है, चाहे उसके लिए हमारे आर्थिक मूल्य या चालू मूल्य हो या नहीं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी हालात में रखें, बचा के रखें। तो ये है जैव विविधता का महत्व है। बायोडाइवर्सिटी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अगर जैव विविधता बिगड़ जाएगी तो हमारी पृथ्वी है उस पर जलवायु परिवर्तन है, हमारे जीवन है वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। जो आज की लाइफ स्टाइल है जो खराब हुई है, जो अटैक्स है, बीमारियां बढ़ रही हैं, वो सब क्या है कि हमारी जो जैव विविधता है वो खतरे में है इसके कारण। अब हम ये तो हमने देख लिया कि क्या जैव विविधता होती है, जैव विविधता का महत्व क्या है, क्यों खतरा है जैव विविधता का, पृथ्वी पर जैव विविधता क्या है, भारत में जैव विविधता का क्या स्तर है। अब आगे कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, जिसके एग्स टू इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, नेशनल पार्क के बारे में, IUCN के बारे में, रेड डाटा बुक के बारे में, और इसके अलावा हमारी जो सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से लगा हो, क्योंकि इसको आप जब पढ़ो तो अपनी लाइफ से जोड़ के पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जैव विविधता, जो कि हमारे जीवन के लिए भी, दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ।